कल के लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था। और फिर हम लोग आगे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम लोग डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। अगर आपने पहले से पढ़ भी रखा है ये सब टॉपिक्स, फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो कि मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहूँगा कि क्या ये आपको आता है या नहीं। तो देखो, अगर दिया हुआ है ऐड और ए एंड बी, मतलब ए और बी को ऐड करना है, और दूसरा केस में बी और ए को ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी एंड बी फ्रॉम ए, मतलब दो केसेस हैं। यहाँ से यहाँ तक समझ लो कि ये पहला केस है, इसमें ऐड करना है ए और बी को, सब्ट्रैक्ट करना है ए फ्रॉम बी, मल्टीप्लाई करना है ए एंड बी को, डिवाइड करना है ए बाई बी को। और दूसरा केस आप ये समझ लो कि ऐड ही करना है बी एंड ए को, सब्ट्रैक्ट करना है बी फ्रॉम ए को, मल्टीप्लाई करना है बी एंड ए को, एंड डिवाइड करना है बी बाई ए को। तो आप लोग यहाँ पे बताओ, वीडियो पॉज करो अभी और यहाँ पे लिख के बताओ, मतलब लिख लो कि क्या ये दोनों केसेस सेम है या नहीं। अगर सेम है तो सेम लिख देना, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख देना। होप्स आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो देखो, ऐड ए एंड बी और ऐड बी एंड ए, तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ सेम है। 3+2 और 2+3 दोनों सेम ही हैं, तो क्या ये सेम हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, मतलब कि ए को बी में से घटाना है, मतलब बी माइनस ए लिखा हुआ है ये, और बी फ्रॉम ए, मतलब कि बी को ए में से घटाना है, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। उसके बाद देखो, मल्टीप्लाई ए एंड बी, तो ए इंटू बी, और ये क्या लिखा हुआ है बी एंड ए, मतलब बी इंटू ए, तो ये दोनों तो सेम ही होते हैं, तो ये हो गया सेम। और डिवाइड ए बाई बी, मतलब कि ए को बी से डिवाइड कर दो, और दूसरा केस है डिवाइड बी बाई ए, मतलब बी बाई ए, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। तो होप्स आप लोगों ने भी यही लिखा होगा, बहुत ही ईजी था ये। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें पहला केस क्या है? फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन होगा और उसको दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। तो देखो कि हम लोगों ने दो फ्रैक्शन मान लिया है, ए बाई बी एंड पी बाई क्यू, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा है बी नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारे फ्रैक्शन का कंडीशन होता है, लिख दिया है। तो अब देखो, यहाँ मैंने लिखा है ए बाई बी डिवाइडेड बाई पी बाई क्यू, और दूसरी जगह लिखा है पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई बी। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। ये पहला है, इसको सेपरेट चीज़ है, ये सेपरेट चीज़ है, इस दोनों को मर्ज मत करना आपस में। तो अब देखो कि हम लोग या तो इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों अलग अलग केसेस हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और पी बाई क्यू को क्या लिख देते हैं, क्यू बाई पी। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर से, तो ए क्यू अपॉन बी पी, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद अभी इसी में बता दो, क्या इसमें बता दो अब क्या होगा, पी बाई क्यू ऐसे ही रह जाएगा और इंटू बी बाई ए हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन ए क्यू, हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, तो आप लोग 2-3 एग्जाम्पल से इनको सॉल्व करें। 2/3, और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4। अब ये 9 इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 4 इससे कट जाएगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/2। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो चेंज कर देते हैं। 2 2 जा 4, 1 5, 5/2 डिवाइडेड बाई 4/5। अब क्या करेंगे, 5/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो गया, 5 5 जा 25 अपॉन 8 आ गया आंसर। उसके बाद देखो, इसको भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 22/3 डिवाइडेड बाई 44 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा, 22/3 इंटू में चेंज हुआ तो 9/44 हो गया। ये 9 कट गया इससे 3 टाइम्स में, और ये 44 कट गया 2 टाइम्स में, आंसर आ गया 3/2। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, जिसमें रहेगा फ्रैक्शन विथ होल नंबर। फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मान लेते हैं ए बाई बी, और होल नंबर को मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू। और बी नॉट इक्वल टू 0 क्या है वो तो आप समझ ही रहे हो। तो एक और बात आपको बता दूं कि कैपिटल डब्ल्यू ही होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वैसे ही होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अब बताओ
इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो हम लोग a बाई बी को w से डिवाइड करें या फिर w को a बाई बी से डिवाइड करें। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो पहले ये देखते हैं इसमें क्या होगा। हम लोग वही सेम प्रोसेस जो पहले किए हैं वो भी इसमें ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, w कैपिटल W है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हो गया। अब जो आंसर आना होगा लिख देंगे BW/A, आंसर आ गया। अब ये याद नहीं रखना आंसर, बट ये स्टेप मैंने समझा दिया, तो अब स्टेप समझाया तो आंसर भी लिख दिए। उसके बाद देखो अब ये क्या है, a बाई बी डिवाइडेड बाई W। अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं जिसको मैं रेसिप्रोकल करूँ, तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो इसको हम लोग 2/1 लिखते हैं। अगर 3 लिखा हुआ है तो 3/1 लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 77 लिखा हुआ है, 77/1 लिखते हैं। तो अब खुद ही बता दो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a/b, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/w। तो क्या हो जाएगा a/bw, आंसर। और कुछ पॉइंट्स जो कि आप नोट डाल के लिख सकते हो कि 0 डिवाइडेड बाई एनी फ्रैक्शन या फिर एनी नंबर, ये फ्रैक्शन हो या फिर कोई नंबर ले लो जो कि p है, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी है, 0 डिवाइड एनी फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कैसे, वो आपको दिख रहा है। अब ये मत समझ लेना कि a बाई बी और टोटल बाई में p है, ऐसा नहीं, ये एक दूसरा नंबर है, ठीक है, ये एक दूसरा नंबर है। तो अब और दूसरा नोट क्या है, a बाई बी डिवाइडेड बाई 0, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों, देखो a बाई बी डिवाइड को क्या चीज़ में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और 0 क्या हो जाएगा 1/0। ये 0 क्या लिखा हुआ है, 0/1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब देखो 0 डिनोमिनेटर में डिफाइन नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। आप लोग ये 2 पॉइंट्स नोट करके लिख लेना। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका आगे बहुत यूज़ आएगा। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक हम लोग बातें करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है कि इधर वाला जो होगा और इधर वाला जो होगा दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा ये साइन, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन। मतलब कि इधर जो भी चीज़ होगा वो इधर वाले से बड़ा होगा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लेस देन, क्या इसका साइन होता है, लेसर देन। इधर जो होगा वो इधर वाले से छोटा होगा। इतना तक सबको आता है और ढंग से आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने इसे देखा होगा पहले और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप दोनों में से किसी को नहीं आता है, ठीक। तो अब बताओ जिन्होंने देखा है, चलो बताओ इसको प्रोनाउंस क्या करते हो आप, मन में प्रोनाउंस करो क्या करते हो, और मेरे से मिला लेना कि क्या प्रोनाउंस आपने किया था वही मैंने किया है। मैं प्रोनाउंस करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप लोगों ने भी यही किया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ऑब्वियस सी बात है तो ये गलत है। तो सही क्या है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे और मिसिंग था। अब देखो जो बोलते हो आप वही लिखते हो, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे और आएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो उसी हिसाब से बताओ कि इसका क्या होगा, लेसर देन और इक्वल टू। मेरे हैंडराइटिंग साथ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग ट्रू या फॉल्स लिख के बताओ कि क्या है। पहला है 4 = 4, 4 ग्रेटर देन 3, 3 लेस देन 2, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 29 लेस देन इक्वल टू 76, 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 77, 79 लेस देन इक्वल टू 74, 55 लेस देन इक्वल टू 55। आप लोग सोच रहे हो भैया ये क्या है, चुटकी में करके देता हूँ, तो अभी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है 4 = 4, क्या है, ट्रू है, सिंपल। 4 ग्रेटर देन 3, ये क्या है, ट्रू है। 3 लेस देन 2, क्या है बताओ, फॉल्स है। अब आते हैं ना असली क्वेश्चंस पे। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या है बताओ, ट्रू है, सब लिखे होंगे ट्रू, चलो बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद आते हैं 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। क्या लिखा है आप लोगों ने? फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स होगा। नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पे इसको हम लोग 4 टाइम्स जूम करते हैं। देखो क्या है, 4x, 4 टाइम्स इसमें जूम कर दिया। देखो क्या है, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये कहना क्या चाहता है? क्या 9 9 से बड़ा है? नहीं। क्या 9 9 के बराबर है? हाँ है। तो अब बताओ, मैंने जो और लगाया था उसका क्या सेंस था? अब इसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि बड़ा या बराबर, मतलब कि या तो वो ये बड़ा हो जाए या फिर ये उसके इक्वल भी हो गया, दोनों में से कोई भी हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि छोटा या फिर बराबर, मतलब या तो छोटा हो जाए इधर वाला या फिर उसके बराबर भी हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि क्या 9 9 से बड़ा है? तो नहीं। तो क्या 9 9 के इक्वल है? तो हाँ। तो कोई भी एक केस मिल गया, मतलब कि ये ट्रू है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, 29 लेस देन और इक्वल टू 76। क्या 29 76 से छोटा है? हाँ है। तो ये तो यहीं पर ट्रू आ गया। अगर आगे जाने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। क्या 29 76 से बराबर है? नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ छोटा तो है ना। अगले में देखो 75 ग्रेटर देन और इक्वल टू 77। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? क्या 75 77 से बड़ा है? नहीं है। क्या इक्वल है? तो वो भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। 79 लेस देन और इक्वल टू 74। क्या 79 74 से छोटा है? नहीं है। क्या इक्वल है? वो भी नहीं है। तो फॉल्स। 55 लेस देन और इक्वल टू 55। क्या छोटा है 55 55 से? नहीं। तो क्या इक्वल है? तो हाँ है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो अब इसको हम लोगों ने 4 टाइम्स जूम कर ही लिया था, तो इसको मैं लिख देता हूँ। 2 रीजंस क्या हैं इसके, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे हम लोग इसको 9 ग्रेटर देन 9 में और 9 इक्वल टू 9 में। तो ये तो बड़ा फॉल्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो एक भी ट्रू हो गया तो हमारा ट्रू आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने के चक्कर में मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ एनी 2 नंबर्स पढ़ा दिया है, जो कि आपका मैथ्स में पूरे 12th तक कहीं भी यूज़ आने वाला है। मतलब कि आप पूरे मैथ्स में इसको यूज़ करने वाले हो। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को दोबारा ना पढ़ाना पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ा दिया है। तो होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा बहुत इसको। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखते हैं इसको एक्चुअली हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 2/3 एंड 7/9। इसमें रिलेशन बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों इक्वल हैं, क्या है। तो इसका एक ही करना है। जैसे देखो क्या है 2/3 और 7/9, तो इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो इधर भेज के, और इसके डिनोमिनेटर को इधर भेज के इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 9 2 ज़ा 18 और 7 3 ज़ा 21। तो जो बड़ा आया उधर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो गया। हर जगह यही करना है। दूसरे में देख लेते हैं। जैसे देख लो 4/9 और इधर आ गया 22/7 मान लो। तो अब क्या करेंगे हम लोग बताओ? वैसे तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है, बट अब इसको कुछ और बना देते हैं। मान लो 27 बना दिया मैंने इसे। तो अब क्या करेंगे इसमें, इस 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को यहाँ। तो क्या हो जाएगा? 4 × 27 और ये हो जाएगा 9 × 22। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? 27 × 4 होता है 108 और 9 × 22 हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 9 2 ज़ा 18 और 119। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अब आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल कर दो मेरे लिए, ट्रू और फॉल्स का रहेगा। तो ये 2 एग्जांपल्स कर दो, ट्रू या फॉल्स है। तो चलो टैली कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। तो क्या होगा? 19 3 ज़ा 57, बीच में लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन, और फिर 8 7 ज़ा 56। तो क्या 57 56 से छोटा है? नहीं है। क्या इक्वल है दोनों? तो नहीं है। तो मतलब ये फॉल्स हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20/15। क्या हो जाएगा? 4 × 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 × 3। क्या होगा? 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो क्या 60 60 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या 60 60 के बराबर है? हाँ। तो एक भी मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो ट्रू हो गया आंसर। ठीक है, आशा करूँगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरे तरीके से समझ में आया होगा और जो क्वेश्चंस भी कराए हैं वो भी ढंग से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल्स पढ़ेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि डेसिमल्स में क्या पढ़ाओगे, हर चीज़ आता है, तो
यदि आप क्लास 8th में हो या फिर 10th में हो तो आपको पता होगा रैशनल नंबर पढ़ना है और यहाँ पे रैशनल प्लस इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो इन दोनों का नियम मैं यहाँ रख दूँगा, बाकी आप खुद समझदार हो।